रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, वर्क एंड एनर्जी। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि वर्क क्या है, वर्क के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी की फॉर्म्स पढ़ेंगे कि एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं और एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, किस तरह से आती है, और जो है ये देखें कि यूनिट जो है वो कहाँ से लिया गया है और ये यूनिट जो है वो यूज़ कहाँ पे होगा। तो ये एनर्जी का ही यूनिट है। साइंस की 5 क्लास में इनपुट आउटपुट एंड एफिशिएंसी ये सारा कुछ आप इसमें पढ़ेंगे। और साइंस 7th क्लास की साइंस से लिया गया है और 5 और 7th क्लास की साइंस से। और ये यूज़ कहाँ पे होगा, फर्स्ट ईयर में यूज़ होगा वर्क एंड एनर्जी। और उसके बाद ये देखना है कि इसमें मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो वर्क का होगा, वर्क के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। फिर नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी आ जाएगा। एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, किस तरह से एनर्जी हासिल करते हैं और एनर्जी की फॉर्म्स कितनी हैं और उनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी हमारे पास कहाँ कहाँ से आती है, कहाँ कहाँ से हम एनर्जी को हासिल करते हैं, मेजर सोर्सेज क्या हैं एनर्जी के। नेक्स्ट फिर हम एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो वर्क का है। तो इसमें हम देखते हैं वर्क क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्क जो है वो किसको कहते हैं और ये किस तरह से हमारे पास वर्क होता है। तो यहाँ पे है ये वर्क। वैसे तो हम कहते हैं वर्क कहते हैं काम को, यानी अगर हमने थोड़ा सा लिखा या कुछ भी किया तो हम कहते हैं हमने बहुत काम कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने एक पानी की बाल्टी भरी है और उसको लेके मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मैंने उसको लेके ट्रैवल किया, पानी की बाल्टी मैंने उठाई हुई है। आप थोड़ी दूर तक जाते हैं लेकिन थक जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने काम कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। फिज़िक्स कहती है आपने काम नहीं किया। उसने उस काम करने के लिए कंडीशन लगा दी है कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होगी तो आपने काम किया, वरना आपने काम नहीं किया। अब वो कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्क डन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं या वर्क जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वर्क 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे और दूसरा करता है डिस्प्लेसमेंट पे, यानी हम कितनी फ़ोर्स लगा रहे हैं या फ़ोर्स की डायरेक्शन क्या है, और दूसरा जो है वो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट जो है। तो अगर ये 2 चीज़ें हमारे पास होंगी इसमें तो हम कहेंगे उसमें फिर क्या होगा, वर्क डन होगा। तो फ़ोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से। तो ये हमारे पास बन गया W=F(S). ये इसका फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं, आपको इसमें एक डायग्राम नज़र आ रही है कि इसमें 2 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, दोनों का जो डिस्टेंस है वो S है और दोनों के ऊपर जो है वो फोर्स लग रही है। ये फोर्स की डायरेक्शन, ये F जो है, ये एरो जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे जो F है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लग रही है और ब्लॉक का जो डिस्टेंस है वो भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है। यहाँ पे भी एरो लगा हुआ है तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब ये ना, यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों का एंगल जो बन रहा है वो ज़ीरो है। अगर दोनों का एंगल ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे बॉडी ने मैक्सिमम वर्क किया। लेकिन अगर दोनों का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल जो है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री बनेगा, तो हम कहेंगे बॉडी ने वर्क नहीं किया। अब ये मैं आपको मज़ीद बताती हूँ इसका कि किस तरह से हम कहते हैं कि हमने वर्क किया और किस तरह से नहीं किया। पहले तो यहाँ पे हम ये जो फार्मूला है इसको अगर एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा F(S) cos थीटा। यहाँ पे आएगा इसका फॉर्मूले में जो है ये बनेगा हमारे पास F(S) cos थीटा। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से वर्क किया हुआ या नहीं हुआ। स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ऐसे आप पानी की बाल्टी भरी हुई है और आप उसको उठा के डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और पानी की बाल्टी जो है या आपने जो भी चीज़ उठाई हुई है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और आप जा किस तरफ रहे हैं, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है और फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों का जो एंगल है वो कितना बना, 90 डिग्री बना। अब हम ये देखते हैं कि इस फॉर्म में मैंने कहा था कि हमने वर्क नहीं किया। अब हम ये देखते हैं कि हमने कैसे वर्क नहीं किया, क्योंकि इन दोनों का एंगल कितना था, 90 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लिया कि W=F(S) cos थीटा।
व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, हम क्या करते हैं इस थीटा की जगह पे 90 की वैल्यू को थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। W इज इक्वल टू एफ एस कोज 90 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, कोज 90 जब लेंगे तो उसका आंसर आएगा 0, यानी कि कोज 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे मैंने हिंट भी दे दिया कि कोज 90 0 है। अब जब इस 0 को एफ एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि आपने वर्क नहीं किया। तो वही मैंने नीचे लिखा कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन विल बी 0। नेक्स्ट जो दूसरा केस है ये इसका केस हो जाएगा 1, ठीक है, जिसमें वर्क विल बी 0। अब दूसरा जो है उसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉक वाली एग्जांपल दी कि दोनों में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम थी, तो मैंने कहा था इसमें हमने वर्क किया। तो अब यहाँ पे देखते हैं जब हमारे पास एंगल 0 होगा तो वर्क कैसे हुआ। जब हमारे पास एंगल 0 होगा देन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस कोस 0। हमने थीटा की जगह पे 0 उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब कोस 0 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। कोस 0 यहाँ पे मैंने हिंट भी दे दिया, कोस 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। अब ये एफ एस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस, यानी यहाँ पे आपका आंसर 0 नहीं हुआ, हमने वर्क डन किया। तो इस केस में हमने मैक्सिमम वर्क डन किया। तो इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 देन वर्क डन विल बी मैक्सिमम, यानी कि अगर थीटा जो है वो 0 होगा तो वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। यही कंडीशन है जो इसने फिजिक्स ने लगाई है कि वर्क सिर्फ तभी होगा जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं इसमें कि हमारे पास फोर्स जो है ये एक्स की डायरेक्शन में भी होगी, यानी कि हो सकती है, और वाई की डायरेक्शन में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंपोनेंट है एफ एक्स का और ये कंपोनेंट है एफ वाई का, और ये इसका रिजल्टेंट है एफ है। तो अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे एफ एक्स एफ कोस थीटा, और अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसमें हम लिखेंगे एफ वाई एफ साइन थीटा। अब ये वाले जो दोनों फार्मूलाज हैं ये आप लोगों ने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 4 में, उसमें बाकायदा आप लोगों ने इसको ड्राइव किया था, इनका देखा था कि आते कैसे हैं, एफ एक्स कोस थीटा और एफ एक्स एफ साइन थीटा ये किस तरह से आते हैं। और ये वाली जो डायग्राम है ये सेपरेट आपने बना के इन दोनों फार्मूलाज को सॉल्व किया था वहाँ पे। अब ये है कि अगर हमारे पास जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस पे लग रही है तो हम किस तरह से लिखेंगे, W इज इक्वल टू एफ एक्स कोस एफ एक्स एस लिखा। एफ एक्स का क्या मतलब है, एफ एक्स का मतलब ये है कि जो फोर्स लग रही है वो एक्स डायरेक्शन पे एक्स एक्सिस पे है, और एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एफ कोस थीटा के इक्वल है। हमने एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एफ कोस थीटा, और साथ में क्या बन गया एस। जब आप इसकी ब्रैकेट को खोल के इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा एफ एस कोस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब ये हमारे पास बन गया है एफ एस कोस थीटा, इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया। अब सबसे पहले जो वर्क की डेफिनेशन आपने करनी है, इसकी डेफिनेशन फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसकी डेफिनेशन क्या बनी है वो ये है कि वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी कि वर्क सिर्फ तब होगा जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है और वो बॉडी फोर्स की ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, या फिर फोर्स की ही डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट को कवर करे, तब हमारे पास वर्क होगा, वरना वर्क नहीं होगा। अब वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब हमारे पास काम होता है तो हम ये नहीं कहते कि काम जो है वो लेफ़्ट साइड पे हुआ या लेफ़्ट डायरेक्शन में हुआ, राइट डायरेक्शन में हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, यानी कि हम उसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ वर्क की बात करते हैं। तो वर्क हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वैसे भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एफ़ जो है ये भी वेक्टर क्वान्टिटी है, और एस डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर क्वान्टिटी है। अगर दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास स्केलर क्वान्टिटी आएगा। दो अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लें तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा। इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अब ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ज़ाहिर सी बात है ये उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगा जो इसके फॉर्मूले में है। तो इसके फॉर्मूला में 3 चीज़ें हैं, एक तो एफ है फोर्स यानी डिस्प्लेसमेंट है, और उसके बाद क्या है थीटा एंगल, ठीक है। अब ये MCQs भी आ सकता है, इसलिए इसको ज़रा अच्छे से आप लोगों ने मार्क कर लें ये पूरी लाइन को। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, MCQs हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने राइट करना है, और किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे, एंड द एंगल बिटवीन देम। ये MCQs बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से राइट करना है, पहले डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला, और फिर ये आप इसकी डिपेंडेंस और ये सारा कुछ जो है वो राइट कर दें।
उसके बाद हमारे पास अब हम बात कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क की, यानी कि वर्क के यूनिट क्या होंगे। तो अगर हम यहीं से इसके यूनिट निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे। एफ़ क्या है, फोर्स है, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होते हैं, मीटर। तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर। क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। अब जो हमारे पास 1 न्यूटन और 1 मीटर जो है, या न्यूटन मीटर जो है, वो इक्वल होता है जॉउल के। इस तरह से हमारे पास जो वर्क के यूनिट बने वो बने जॉउल, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जॉउल। जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके साथ में आप इसके यूनिट्स भी लाजमी राइट करेंगे। उसके बाद ये डेफिनेशन अलग से आती है कि जॉउल को डिफ़ाइन करें या डिफ़ाइन करें वर्क की यूनिट को डिफ़ाइन करें। तो इस तरह से डेफिनेशन अलग से आ सकती है। अब ये किस तरह से डिफ़ाइन होगी कि जब हमारे पास फोर्स कितनी हो, 1 न्यूटन हो, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करे, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 जॉउल के। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे और थ्योरी में हम इसको इस तरह से, द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जॉउल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी हम अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो 1 जॉउल होगी जब फोर्स कितनी हो, 1 न्यूटन हो, बॉडी को डिस्प्लेस करवाए थ्रो 1 मीटर, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम बात ही ये कर रहे हैं कि वर्क होगा ही तब जब बॉडी जो है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में मूव करे। अब ये इस तरह से थ्योरी की फॉर्म में लिखना है, ये इसका मैथमेटिकली फॉर्म में है। तो जॉउल जो है वो बहुत छोटे यूनिट हैं, इसलिए हम बिगर यूनिट्स यूज़ करते हैं। इसके बिगर यूनिट्स जो होंगे वो होंगे किलो जॉउल। किलो जो होता है वो 1000 के इक्वल होता है, या फिर हम इसको लिखते हैं 10 की पावर 3 जॉउल, ठीक है। और मेगा जॉउल जो है, मेगा जो होता है वो 10 की पावर 6 के इक्वल होता है, तो इसको लिखेंगे 10 की पावर 6 जॉउल या मेगा जॉउल। तो ये हमारा वर्क का टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ। इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन में आता है वर्क की डेफिनेशन अलग से आएगी, और वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फार्मूला, उसके एसआई यूनिट, वर्क की डिपेंडेंस, और वर्क कौन सी क्वांटिटी है, और उसके बाद जॉउल, ये सारी जो हैं वो शॉर्ट के लिए आपने करने हैं। तो नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स हम इसके न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे। नेक्स्ट जो है वो एनर्जी है। एनर्जी बहुत ही सिंपल सी टर्म है, आप लोगों ने पहले भी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी क्या है। तो जब किसी बॉडी के अंदर वर्क करने की सलाहियत होती है तो हम कहते हैं उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है कि रनिंग वाटर, वाटर जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, रन कर रहा है, तो इसके अंदर भी क्या है, एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ विंड मूव्स द सेलिंग बोर्ड्स, यहाँ से बोर्ड जो है वो मूव कर रही है, तो इसमें भी क्या है, एनर्जी है। जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी क्या यूज़ हो रही होती है, एनर्जी। तो जब हमारे अंदर एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो हमें काम करने की सलाहियत नहीं होती, हम काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि काम करने की सलाहियत को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी कहाँ से आती है, खाने पीने से आती है, कि हम खाते हैं, पीते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें द एनर्जी इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइंस। इट लिंक्स आलमोस्ट ऑल द नेचुरल फिनोमिना। ये नेचुरल फिनोमिना है हमारे पास, आर्टिफिशियल नहीं है। व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज़ एनर्जी वी मीन दैट इट हैज़ अ एबिलिटी टू डू वर्क। जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी है, तो हम हमारे अंदर काम करने की सलाहियत है, तो हम कहते हैं हमारे अंदर एनर्जी है। अगर देखें कि ऐसा है कि सुबह से कोई ऐसा बंदा है जिसने सुबह से खाना नहीं खाया हुआ और वो शाम तक खाना नहीं खाता, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगले दिन भी ना खाना खाए, तो उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो उठ के चल सके या काम कर सके, और उसके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी, काम करने की एबिलिटी ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो वो काम नहीं कर सकेगा। तो उसके बाद है वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। जैसे आप यहाँ पे मैंने इसका आपको बताया कि इसके अंदर भी एबिलिटी है कि वर्क कर सके। सो इट पोजेसेस एनर्जी। द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज टू रन वाटर मिल्स और वाटर टर्बाइंस। अब वाटर एनर्जी जो है वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम वाटर मिल्स में और वाटर टर्बाइंस के लिए यूज़ करते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन, ये यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी एट्सेट्रा। ये सारी फॉर्म्स हैं एनर्जी की। यहाँ पे 7 फॉर्म्स आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसलिए मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन नहीं करवा रही। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो उसके बाद एनर्जी की यहाँ से आपने करना ये है कि एनर्जी की डेफिनेशन करनी है, और साथ में यही वाली आप ये जो पिक्चर वाली है ये वाली एग्जांपल कर लीजिएगा।
अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। एनर्जी कब होती है? जब उसके अंदर, बॉडी के अंदर वर्क करने की सलाहियत हो, तो हम कहते हैं उसके अंदर एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है इसकी टू टाइप्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, और ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं, इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे इसकी टाइप्स के नेम्स को, और उसके बाद फिर हम वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो ये इसमें आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है सबसे पहले। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ आपको, तो अगर हमारे पास ऐसी एनर्जी, जब कोई चीज़ मूव करती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी के अंदर उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऊपर आपको बताऊँ, जैसे हमने रनिंग वाटर की बात की है, तो इसके अंदर क्योंकि रन कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है, मोशन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड व्हेन वी कैन यूज़ विंड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स। यानी कि जब एयर मूव करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। इसको अंडरलाइन भी कर लें। इट ड्राइव विंड मिल्स एंड पुश सेलिंग बोर्ड। से क्या करता है? विंड मिल्स को ड्राइव करता है। एयर जो है विंड मिल को ड्राइव करती है और सेलिंग बोर्ड्स को जो है वो पुश करती है। सिमिलरली मूविंग वाटर इन अ रिवर कैन कैरी वुडन लॉग्स थ्रू लार्ज डिस्टेंसेज और कैन आल्सो बी यूज टू ड्राइव टर्बाइंस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो वाटर है, रनिंग वाटर जो है वो क्या करता है, जैसे उसके अंदर अगर वुडन का कोई लॉग होगा वो भी लार्ज डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है, और उसके बाद टर्बाइंस को रन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम बिजली भी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम, ठीक है। थर्ड, मूविंग बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि अगर मूविंग बॉडी जो है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। और बिकॉज इट कैन डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन द बॉडी, क्योंकि वो वर्क ही किस वजह से कर रहे हैं? मोशन की वजह से कर रहे हैं। द बॉडी स्टॉप्स मूविंग एज सून एज ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज्ड अप। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी स्टॉप तब होगी जब तक उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो वो स्टॉप हो जाएगी बॉडी। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये इसकी डेफिनेशन है। आप लोगों ने क्या करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है काइनेटिक एनर्जी। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन राइट करनी है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन राइट करेंगे। डेफिनेशन के बाद आप इसकी एग्जांपल भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है इसके एक्सप्लेनेशन में हमने इसका ड्राइव करना है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। तो इसमें सबसे पहले हमने कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर करते हैं हम एक मूविंग बॉडी को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मूविंग बॉडी की वजह से ही होती है। विद वेलोसिटी v, हमने एक बॉडी को कंसीडर किया जिसकी वेलोसिटी क्या है? v है। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। हमने एक बॉडी को कंसीडर किया जिसका मैस m है, जो कि मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, और बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाएगी सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। स्टॉप क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है। अब द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड इज़ कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स एफ अंटिल ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज्ड। अब उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। अब वो बॉडी मूव कर रही है। बॉडी कब तक मूव करती रहेगी? जब तक उसके अंदर एनर्जी है, जब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो मूव करती रहेगी। वो फ्रिक्शन फोर्स के को अपोज करती रहेगी। जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो बॉडी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ड्यू टू मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है, यानी कि जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही बॉडी वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाए और बॉडी जो है वर्क करती रहे, या वो उसके अंदर एनर्जी नहीं है वो वर्क करती रहे, ऐसा नहीं है। जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म होगी वैसे ही वर्क डन भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो काइनेटिक उतना ही वर्क करेगी जितना उसके अंदर एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से डिनोट करेंगे। इज इक्वल टू एफ एस हमारे पास क्या है? वर्क डन हमारे पास क्या है? एफ एस। इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया, के ई इज इक्वल टू एफ एस हो गया।
नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो बॉडी मूव कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, हमने ये नहीं कहा कि बॉडी जो है वो रेस्ट से मूव करना उसने स्टार्ट किया है या ज़ीरो से मूव करना स्टार्ट किया है, हमने जस्ट ये कहा है कि बॉडी मूव कर रही है। मूव कर रही है का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसको हमने वी का नाम दे दिया। और फिर हमने कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से या काइनेटिक एनर्जी ख़त्म होने की वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी, बॉडी जो है वो स्टॉप हो गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। बॉडी ने स्टॉप किया, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। और यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज़ इक्वल टू एम ए। यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे, एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ए इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम। अब यहाँ पे हमने एफ क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मोशन जो है वो अपोज कर रही है, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे नेगेटिव साइन जो यूज़ किया है। सिंस मोशन इज़ अपोज्ड हेंस ए इज़ नेगेटिव। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कम हो रही थी, जब कम हो रही थी तो उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वो क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, थर्ड इक्वेशन है। अब ए की जगह पे हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे या यहाँ पे लाइन लिख लेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन या इन अबव इक्वेशन, या इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फिर लिखें पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। ए की जगह पे क्या आ गया, माइनस एफ ओवर एम, एस इज इक्वल टू वी एफ की जगह पे क्या पुट कर दिया, ज़ीरो का स्केयर, माइनस वी आई की जगह पे क्या पुट कर दिया, वी का स्केयर। अब ये क्या बन गया, माइनस टू एफ ओवर एम एस इज इक्वल टू ज़ीरो का स्केयर, तो ये ख़त्म हो जाएगा ज़ीरो ही, माइनस वी स्केयर आ गया। अब ये वाला जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये क्या बच गया, 2f(m) ओवर एम एस इज इक्वल टू वी स्केयर। अब ये जो m है इधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। m यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, और 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो गया। बाकी यहाँ पे क्या बच गया, एफ एस इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर। इसके इक्वेशन का नाम दे दें। उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन हमने इक्वेशन का नाम दिया था कि एफ एस जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एफ एस की जगह पे क्या पुट कर दिया, के ई पुट कर दिया, के ई इज़ इक्वल टू 1/2 mv स्केयर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv स्केयर। ओके, यहाँ तक आज हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।